गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करें सेशन। हम इंक्लूसिव एजुकेशन कर रहे थे, आज उसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि एक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट होता है, वो भी साथ में पढ़ेंगे, है ना। आज कर लेंगे या कल हो जाएगा, मतलब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पे डिपेंड करेगा कितना समय लगता है। आपका ये टॉपिक फिर आप कंप्लीट मानिएगा। मैं अच्छी हूँ यार, काफ़ी अच्छी हूँ। तबीयत वाइज भी, इमोशनल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी सब ओके है। बस हाँ, थोड़ी ओवरवर्कड हूँ, है ना। सब बढ़िया है। करेक्शन का टाइम मिलेगा कृष्णा तो कर लेना, वो नहीं तो दिक्कत आएगी, है ना। और तो वैसा सा है कि ऑफलाइन क्लासेस फिर ऑफलाइन ऑफिस ये सब के शुरू होने की वजह से थोड़ा समय जो है वो ज़्यादा लग गया है। ठीक, तो कहानी ऐसी सी ही है। मतलब लग क्या गया, मैं ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। बाकी तो सब बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, लेकिन काम करके अच्छा लग रहा है। मैंने पिछले 2 साल में थोड़ा सा एक ब्रेक भी लिया था, जो कि अब एकदम ऑन ट्रैक हूँ मैं वापस। तो ये है कहानी जीवन की। वॉइस से लग रहा है थोड़ा टायर्ड हुआ। हाँ हाँ हाँ, मतलब इस चक्कर में ऐसा हो रहा है कि हफ्ते में 2 दिन कम से कम ऐसे निकलते हैं, 2 से 3 दिन, फिर बीच में गांव जाना पड़ा, कुछ चीज़ें और भी एक्स्ट्रा होती हैं ना। कभी आप सीए के साथ बैठ रहे हो, कभी कुछ 50 चीज़ें हो ही जाती हैं। तो मार्क्स बढ़ेंगे। साधना, क्या अभी रहता है आपका, ये देखो पहले तो टायर्ड का तो वैसा है कि हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे निकल जा रहे हैं जब मेरी नींद स्किप स्किप हो जा रही है। मतलब 24 घंटे नहीं सोए, 36 घंटे नहीं सोए टाइप्स। तो उससे ये थकान का सामना आपको करना पड़ता है। आज से जो वापस एक्सरसाइज भी शुरू करूंगी। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही रह गया ऋतिका अब। तो अभी नहीं आए भाषिता। चलें कहानी शुरू करें। बहुत बढ़िया जी, चलिए। बढ़ेंगे। कौन सा बैच है साधना, ये बताओ पहले। तो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, ये जो पॉइंट्स हैं वो हम पहले ख़त्म करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। हम डिसएडवांटेज्ड बच्चों की बात कर रहे थे, और उसमें हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे जो डिसएडवांटेज्ड बच्चे हैं उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि वो पहले ही हाशिए पर हैं। समाज ने उनको उतना महत्व दिया नहीं, उतना इंक्लूजन नहीं महसूस कराया। फिर वो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से दोनों रूप से कमज़ोर हैं। रिसोर्सेज भी उतने नहीं थे, ठीक है ना। स्पेशल लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशली डिप्राइव्ड और डिसएडवांटेज्ड लर्नर्स, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो आपका कंटेंट है उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और उससे भी पहले मुझे जैसा याद है, हम शायद इस स्लाइड पर थे कि दीज कंडीशंस इंक्लूड अनस्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट, लैक ऑफ वर्बल इंटरेक्शन विद एडल्ट्स, पुअर सेंसरी एक्सपीरियंस एंड अदर डेलेटेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स एसोसिएटेड विद पॉवर्टी। तो गरीबी से कितने सारी चीज़ें जो है आपकी इम्पैक्ट होती हैं कि अनस्टिमुलेटेड एनवायरमेंट है, यानी ऐसा एनवायरमेंट जो आपको आगे बढ़ाए आपके। अ, बहुत ही बढ़िया। रीता रीता कहाँ पे, एक बार उनको मेल करने के लिए बोलिए, himanshi.edu10@gmail.com, है ना। यानी मेरे भाई का जॉब हो गया, आपसे पढ़ के कल अपॉइंटमेंट मिली है। बहुत खुशी होती है, बहुत ही जीवन एकदम सार्थक नज़र आता है। अब काम करने के यही रीजंस हैं, और कोई रीज़न, अपना पर्सनल रीजंस तो बहुत पहले खत्म हो गए थे, है ना। चलिए खैर। तो दीज कंडीशंस इंक्लूड अनस्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जो उद्वेलनशील नहीं है, जो क्या है, उद्दीपक की कमी है वहाँ, वो आगे बढ़ा ही नहीं रहा आपको एनवायरनमेंट, आपको चैलेंजिंग चीज़ें दे ही नहीं रहा, एक्टिवली इन्वॉल्व कर ही नहीं रहा, माहौल ही नहीं है। बच्चा कहाँ गया सुबह दोपहर तक, कहाँ खेला क्या खाया, किसी को नहीं पता। लैक ऑफ वर्बल इंटरेक्शन, ज़्यादा अडल्ट्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता। पिताजी आते हैं, वो दो थप्पड़ लगा देते हैं, दारू पी के शराब पी के जो है घर में कलेश करते हैं, माता जी वो काम करती हैं या बीमार रहती हैं, ऐसी सी स्थिति है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चा कहाँ से फलेगा फूलेगा, वो डेप्राइव्ड तो हो ही गया, वंचित तो हो ही गया। पुअर सेंसरी एक्सपीरियंस एंड अदर डेलिटोरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स एसोसिएटेड विद पोवर्टी। तो गरीबी से संबंधित ये जितने भी समस्याएं हैं वो सब जो है बढ़ेगा भी। साधना, वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो डेप्राइव्ड बच्चा है, जो वंचित बच्चा है, जिसको एनवायरनमेंट ठीक मिला ही नहीं है, उसको इतनी सारी समस्याएं होती हैं। हाउएवर द टर्म डेप्राइव्ड और डिसएडवांटेज्ड, यानी ये जो वंचित समूह और अलाभान्वित वर्ग, जो ये शब्द है, टैग है, और कल्चरली डिफरेंट, यानी सांस्कृतिक रूप से
विभिन्न बच्चा यानी बाकी बच्चे जो हैं एक संस्कृति के हैं, ज्यादातर बच्चे एक संस्कृति के हैं, जाति के हैं, समुदाय के हैं, बाकी एक कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल उनको अलग थलग महसूस हो रहा है, तो वो कल्चरली डिफरेंट हो गए। वॉज यूज टू इंडिकेट हु आर मार्क्ड बाय द फॉलोइंग थ्री जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन तीन कैटेगरीज में जो फॉल करेगा हम कहेंगे वो बच्चा डेप्राइव्ड, डिसएडवांटेज या कल्चरली क्या कहलाएगा, डिफरेंट कहलाएगा। तो प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग यानी लगातार जो डिक्लाइन है, डिक्लाइन मतलब गिरावट है किसमें, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, बौद्धिक कार्यात्मकता में, बौद्धिक कार्यात्मकता में लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बौद्धिक कार्यात्मकता में गिरावट देखने को मिल रही है ना, बौद्धिक कार्यात्मकता में गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत बढ़िया इकरा, मतलब ये हो गया था, ठीक है। तो मतलब मैं जितने भी काम, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब में तो बच्चे को इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता, तो उनकी जो, या उस तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिला, 50 फैक्टर होने के चलते, इतने सारे फैक्टर्स होने के चलते बच्चे की जो बौद्धिक जो स्तर है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। क्यूमुलेटिव एकेडमिक अचीवमेंट डेफिसिट्स, लगातार शुरू से ही बेस खराब हो गया, फिर आगे की क्लासेस में भी वो गिरता ही जा रहा है। प्रीमेच्योर स्कूल टर्मिनेशन, समय से पहले स्कूल से निकाल लेते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तुम बाहर जाओगे, पंचर की दुकान पे काम करोगे, रेडी पे काम करोगे, तो वहां से शायद घर में पैसा आएगा बच्चों को, या लड़कियों कह देते हैं घर में अपने भाई बहन को पालो। तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, यानी स्कूल पूरा होने से पहले ही कीर्ति छुड़वा देते हैं स्कूल, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिर स्पेशल लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशली डेप्राइव्ड और डिसएडवांटेज्ड लर्नर्स, यानी जो सोशली डिसएडवांटेज्ड बच्चा है या डेप्राइव्ड बच्चा है उसके कुछ लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पे हम यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। देखते हैं स्पेशल लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ अधिगम विशेषताएं हैं सामाजिक रूप से डिसएडवांटेज्ड या डेप्राइव्ड यानी वंचित समूह वर्ग के बच्चों की। पहला है ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फिजिकल एंड विजुअल रादर देन दी ओरल, यानी या तो इनका जो ओरिएंटेशन है ये बेहतर सीख पाते हैं जब फिजिकल एक्टिविटी कराओ या फिर कुछ दिखाओ बजाय कि सिर्फ वर्बली समझाने के। बात सही है, ठीक है शफिन, बहुत बढ़िया। कंटेंट सेंटर्ड रादर देन इंट्रोस्पेक्टिव, खुद में इंट्रोस्पेक्शन के, आत्मदर्शन के बजाय इनको कंटेंट पे फोकस करके अगर पढ़ाया जाए तो मतलब ये वो बच्चे एक तो विजुअली और आपका दूसरा फिजिकल क्यूज को या फिजिकल इंफॉर्मेशन की बजाय इनका इनका झुकाव है वो ओरल, यानी सिर्फ मौखिक रूप से बोलने की बजाय इनको पिक्चर दिखाओ या फिर इनको फिजिकल एक्टिविटी कराओ तब बेहतर समझेंगे, ठीक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या, कंटेंट सेंटर्ड, यानी जो कंटेंट या सिलेबस आप पढ़ा रहे हो उस पर इनका फोकस रहेगा, खुद से इंट्रोस्पेक्शन, खुद से आत्मदर्शन नहीं कर पाएंगे उतना। प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं रादर देन एब्स्ट्रैक्ट सेंटर्ड, इनको चीजें दिखाओ आप बजाय की सिर्फ आइडियाज में बताने के। इंडक्टिव अप्रोच से बेहतर सीखते हैं बजाय की डिडक्टिव के, क्योंकि इंडक्टिव नोन टू अननोन होती है, वही डिडक्टिव जो है वो अननोन टू नोन होता है। इतनी बात क्लियर है। इंडक्टिव क्या है, तो ये बच्चे इंडक्टिव रादर देन डिडक्टिव, इंडक्टिव से बेहतर सीखते हैं बजाय की डिडक्टिव के। इंडक्टिव डिडक्टिव पे कभी बात की है हमने, अगर नहीं की है तो मैं आपको 2 मिनट में अभी ही बता के चलती हूँ, ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं इंडक्टिव डिडक्टिव की बात कर रही हूँ तो इंडक्टिव अप्रोच या इंडक्टिव मेथड भी कह देते हैं, है ना, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड मतलब आगमन विधि और निगमन विधि, बात सही है। निगमन विधि, ठीक है। कहानी क्या है देखते हैं। इंडक्टिव में आप एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, यानी बता दें मैम अच्छे से प्रीवियस क्लास में, डन है। इतनी सारी क्लासेस हो रही है ना, मेरे दिमाग से निकल जा रहा है कि कौन सी चीज कहाँ बताइए, ये हो गया ना क्लियर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंपल है कि इन बच्चों को, वैसे भी छोटी क्लासेस के बच्चों को हम इंडक्टिव तरीके से पढ़ाना ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय की डिडक्टिव के, और जो डेप्राइव्ड बच्चा है वो तो खासकर उसको इंडक्टिव से एग्जाम्पल से समझाओगे तो बेहतर समझेगा बजाय की डेफिनेशन के डायरेक्ट या नियम के। स्लो, केयरफुल, पेशेंट एंड परजर्विंग रादर देन क्विक, क्लेवर एंड फ्लेक्सिबल, ये बच्चे हल्के से स्लो मिलेंगे, ज्यादा केयरफुल मिलेंगे, ज्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि इनका माहौल ऐसा है कि इनको हर चीज पे डांटना, फटकारना, ये सब चीजें मिलती हैं, है ना। तो पेशेंट होंगे, पेशेंस की आदत हो जाती है, धैर्य, तो स्लो होगा, धीमे सीख रहा है बच्चा,
केयरफुल है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा केयरफुल है, केयर फ्री नहीं है ना। बच्चे का बचपन ही एक तरह से छिन गया है, ये देख लो आप। पेशेंट यानी धैर्य पूर्वक रहता है, एंड परजर्वेरिंग रादर देन क्विक, क्लेवर एंड फ्लेक्सिबल। परजर्वेरिंग मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जो कि अच्छी बात है कि लगा रहता है किसी चीज पे। देन क्विक, बहुत क्विक नहीं होगा कि फटाक से कर दी कोई चीज। बड़े शहरों के बच्चे आप देखते हैं वो जल्दीबाजी में ही रहते हैं, वो क्विक हैं, क्लेवर हैं, फ्लेक्सिबल हैं, संसाधन ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि, है ना। क्विक, क्लेवर एंड फ्लेक्सिबल है। इंक्लाइंड टू, और आप ये देखेंगे अगर आप थोड़ा डिप्राइव्ड माहौल से आ रहे हैं, प्यार हुआ तो ऐसा प्यार हुआ बस फिर कभी छोड़ ही नहीं पाए, अपना ही जीवन नष्ट कर लिया उस प्यार के चक्कर में, है ना। जबकि जहां संसाधन परिपूर्ण लोग हैं तो देख रहे हैं आप, ठीक है प्यार हुआ हुआ, ब्रेकअप हो गया, जाओ भाई, ठीक। इंक्लाइंड टू कम्युनिकेट थ्रू एक्शंस रादर देन वर्ड्स, ये एक्शंस के माध्यम से कम्युनिकेट करने की कोशिश ज्यादा करते हैं, शब्दों का प्रयोग शायद उतना अच्छा इनका नहीं हो पाता है, ठीक। पिछली क्लास देख लेना भाई, इंडक्टिव डिडक्टिव बता दिया है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। सिंपल है, नोन टू अननोन जाते हैं इंडक्टिव में, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं इंडक्टिव में, उदाहरण से नियम की ओर, के पहले संज्ञा के उदाहरण दिए फिर डेफिनेशन दी। और डिडक्टिव में हम जो बात करते हैं वो रूल टू एग्जाम्पल की करते हैं, है ना। कि डिडक्टिव मेथड में पहले वो अननोन टू नोन या एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाते हैं उसमें। दो शब्द चाहो तो लिख भी सकते हो कि यहाँ नोन टू अननोन जाते हैं आप, नोन टू अननोन, जिन लोगों ने लास्ट क्लास मिस की है, नोन टू अननोन जाते हो। हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, रियल लाइफ एग्जांपल्स से कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं रूल टू एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अमूर्त चीजें जो कि डेफिनेशन कोई फॉर्मूला, उससे कॉन्क्रीट की तरफ यानी मूर्त की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। लोअर क्लासेस के लिए इंडक्टिव का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं कि हम उदाहरण पहले बताएं बाद में नियम बताएं। बड़ी क्लासेस में डिडक्टिव, पहले रूल बता देते हैं फिर इंटरप्रिटेशन स्किल्स, सुन के समझने में इनकी डेफिशिएंसी होती है, उतने अच्छे से नहीं समझ पाते, सुन के इंटरप्रेट करने में समस्या होती है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, ज्यादा देर ध्यान नहीं टिका पाते। मीटिंग द नीड्स ऑफ द डिसएडवांटेज चाइल्ड इज रिलेटिवली न्यू एजुकेशनल अप्रोच, पहले लोग इस डिसएडवांटेज बच्चे पे ध्यान ही नहीं देते थे, अब डिसएडवांटेज बच्चे की नीड्स पे भी ध्यान दे पाना क्या है आपका एक नई अप्रोच है, एक नई शैक्षिक अप्रोच है, नई एजुकेशनल अप्रोच है। वो बच्चा शायद जिसको, वो बच्चा, अच्छा 7:30 वाली में बताया था, वो बच्चा जिसको शायद उतना माहौल नहीं मिला, किस चीज का, किसी भी चीज का परिपूर्ण माहौल नहीं मिला, खाने से लेके स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज से लेके ब्रेन डेवलपमेंट से लेके एक फलने फूलने जैसा बचपन का माहौल होना चाहिए वो मिला ही नहीं, तो वो डिसएडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज बच्चों पे ध्यान पहले लोग दे नहीं रहे थे, अब डिसएडवांटेज बच्चे जो हैं, यानी जो किसी भी रूप से वंचित समूह वर्ग के बच्चे हैं, वो उन पे ध्यान देना, उनकी नीड्स को ध्यान में रखना कि भाई इन बच्चों को विजुअली या कोई एक्टिविटी करके सिखाओगे बेहतर सीखेंगे, ये नई अप्रोच है। इनको इमोशनली आप इंक्लूडेड महसूस कराओगे बेहतर सीखेंगे, तो ये दिस इज अ कंपैरेटिवली न्यू अप्रोच, ठीक है। कॉजेज ऑफ सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, यानी सामूहिक रूप से पिछड़े बच्चों के कारण क्या हैं, ये हो क्यों रहा है ना। समाज में क्यों पिछड़े रह जा रहे हैं लोग, डिसएडवांटेज बच्चे हैं क्यों, हम सब एडवांटेज क्यों नहीं बन सकते, बन सकते हैं, है ना। अमेरिका के गरीब की डेफिनेशन और हमारे देश के गरीब की डेफिनेशन बहुत अलग होगी। डेवलप्ड नेशंस जो हैं उनके यहाँ चीजें अलग हैं, हमारे यहाँ चीजें अलग हैं। ये भी हो गया था क्या, बताओ फटाफट से। अगर हम देखें तो सामाजिक रूप से वंचित समूह में होने के कारण, होने के कारण, देखते हैं भाई क्या कारण है। कल्चरल डेप्रीवेशन और डिसएडवांटेज are arise due to a complex set of conditions which create intellectual deficiency in a child, ये भी हम कर चुके हैं कि आपका पढ़ा हुआ कहानी की जैसा याद रहता है, बहुत बढ़िया। कि जो कल्चरल यानी सांस्कृतिक रूप से पिछड़े रह गए बच्चे या अलाभान्वित रह गए, ये जो डेप्रीवेशन है, ये जो डिसएडवांटेज है, ये जो अलाभ है,
ये अराइज होता है, यानी इसका कारण जो है वो बहुत सारी जटिल कंडीशंस हैं। जिस समाज में रहते थे वहां ज्यादा अच्छा माहौल नहीं था, खाने को ठीक से नहीं मिल रहा था, एक्टिविटीज ठीक से नहीं हो रही थी, आर्थिक रूप से भी कमजोर थे। 50 चीजें हैं। हो सकता है ऐसी जगह रह रहे हो, मान लीजिए कोई बच्चा अफगानिस्तान में रह रहा है, यूक्रेन में रह रहा है ना, ईरान में रह रहा है, जहां युद्ध जैसे आसार हैं या ऑलमोस्ट ऐसी ही स्थिति है, या एक बच्चा जो बिल्कुल बॉर्डर पे रहता है जहां हर टाइम दिक्कत रहती है। तो वो बच्चा, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स मिलके, और सामाजिक आर्थिक रूप से समाज ने अलग थलग किया हुआ है, तुम फलानी जाति के हो, तुम फलाने धर्म के हो, तो तुम तो हम अच्छा नहीं मानेंगे। तो ये जाति धर्म के आधार पे अगर कुछ हुआ होगा तो उससे भी दिक्कत आ रही होगी, ठीक है ना। विच क्रिएट इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी इन अ चाइल्ड। इससे क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स मिलके इतने सारे कि खाने को ठीक नहीं मिल रहा, सही एनवायरमेंट रहने को नहीं मिल रहा, समाज में लताड़ रहे हैं लोग, अच्छा महसूस नहीं करा रहे हैं, एनवायरमेंट बाहर सेफ नहीं है, ये सब मिलके हो सकता है, फिर जेनेटिकल मटेरियल भी ऐसा ही हो, तो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है बच्चे में, यानी बौद्धिक रूप से निम्नता क्रिएट हो रही है। उसका दिमाग का स्तर उतना अच्छा बन नहीं पा रहा, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जटिल रीजंस हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। अब बात सही है, आगे बढ़ेंगे। सम ऑफ दीज कंडीशंस आर एट्रीब्यूटेड टू अनस्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। इसके कई ऐसी सिचुएशंस के जो कारण है वो अनस्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट है, यानी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा जहां बच्चा फल फूल सके, बेहतर बन सके। लैक ऑफ वर्बल इंटरेक्शन, ज्यादा बातचीत का मौका नहीं मिलता अडल्ट्स के साथ। पुअर सेंसरी एक्सपीरियंस, ज्यादा सेंसेस को भी इन्वॉल्व होने के, ना तो आप बचपन में कहीं बच्चों को लेके गए, ना कुछ देखा उसने, अपना वही एनवायरनमेंट है जिसमें रोटी शाम को मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं है, या मिल जाएगी तो कितने ताने सुनेंगे, या घर में कितनी मारपीट देख के मिलेगी ये भी नहीं पता है। डेलिटेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स जनरली एसोसिएटेड विद, ज्यादातर जो है ये गरीबी से, लो सोशल स्टेटस से, है ना, कि ऐसी जाति से हैं दो लोग ताने ही मारते रहते हैं, कुछ समझते नहीं है, ऐसे धर्म से हैं, या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मूव करते रहते हैं, ट्राइब्स हैं मान लो, तो माल न्यूट्रिशन है, ब्रोकन होम्स। ब्रोकन होम्स, बुरे हालात हैं घर में, मतलब वो दीवारें टूटी हुई नहीं है, ब्रोकन होम्स का मतलब साइकोलॉजिकली बहुत प्रॉब्लम है। माँ बाप लड़ते रहते हैं, मारपीट होती रहती है, कभी अलग हो चुके हैं, सेपरेट रहते हैं, आसपास ताने ये वो, पता नहीं है आ जाएंगे तो क्या करेंगे, रोज का है। कभी पुलिस लेके जा रही है, पिताजी को इतना शराब पी ली है ना। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, ये हो गया था। तो प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम फिर यहाँ आएंगे। आप डायरेक्ट बता दिया करो, फिर मैं एक बार टीम को भी बोल दूंगी कि पिछली बार से क्लास देख लें और मुझे बता दें कि हमने कहाँ छोड़ा था। ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन, यानी किस चीज की समस्याएं किसकी हैं, वंचित समूहों के बच्चों की प्रॉब्लम्स। समस्याएं क्या होती हैं वंचित समूह के बच्चों को, समस्याएं क्या होती हैं। लैंग्वेज डिफिकल्टीज, भाषा से संबंधित समस्याएं, भाषा से संबंधित समस्याएं। भाषा का प्रयोग हो सकता है जितना एक संपन्न परिवार में रहने वाला बच्चा कर पाता हो, यहाँ नहीं उस तरह का माहौल मिला हो, तो भाषा का विकास भी ठीक से नहीं हो पाता कई बार। तो लैंग्वेज डिफिकल्टीज यानी भाषा से संबंधित समस्याएं। बात सही है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पोषण से संबंधित, पोषण की कमी। हम कहते हैं ना भाई, वो आपकी जो न्यूट्रिशनल डाइट है वो डाइट कहलाती है एक हेल्दी डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स यानी सभी पोषक तत्व सही मात्रा में उपलब्ध हों, कि भाई कार्ब्स भी हैं, मल्टीविटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, सारे सही मात्रा में हैं। अभी बहुत कुछ है वर्षा, टेंशन ना लो आप, आ जाएंगे। तब आए थे, अभी भी आ जाएंगे। पढ़ते रहो लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ना है। मॉक में मार्क्स ऊपर आए नीचे आए, कौन सा मॉक दे रहे हो, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है ममता, चलिए। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, वेलकम है ममता आपका हमारी क्लास में। मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स यानी अभिप्रेरणात्मक समस्याएं, बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है। अब आप कितने भी इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, अगर मोटिवेटेड नहीं होंगे, काम करने की इच्छा ही नहीं है आप में, तो नहीं कर पाएंगे। क्या करेगा इंटेलिजेंस, कितना भी एप्टीट्यूड हो, अगर मेहनत ही नहीं करने को तैयार हैं, है ना, करना ही नहीं चाहते हैं काम, तो प्रॉब्लम आएगी। बहुत बढ़िया आकांक्षा। तो लैंग्वेज डिफिकल्टीज जो है, यानी भाषा से संबंधित समस्याएं जो हैं, वो आपकी
यहाँ पे पाई जाती हैं डिसएडवांटेज बच्चों के साथ। समस्या है कि वो अपने आप को उतने अच्छे से भाषा में वो परिपूर्ण नहीं होते, अपनी बात को कहना, दूसरे की बात को समझ पाना, ठीक से सही शब्दों का इस्तेमाल कर पाना, इन सब में दिक्कत आती है। पोषण की कमी है, यानी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते, है ना? आप गाँव में भी चले जाएँगे ना, सेब, अनार ये सब चीज़ें तो बड़ी ऐसी लगती हैं, एप्पल और ये आपका अनार, पोमेग्रेनेट और इस तरह के शब्द जो फल हैं, इवन आजकल तो कितने सारे फल आ गए हैं आपके क्या कहते हैं इसको, कीवी और ये आपका ड्रैगन फ्रूट, सुने भी नहीं है बहुत सारे तो, और या कभी नसीब नहीं हुए, मिलेंगे ही नहीं। बहुत सारी जगहों पे हालत ये है। और गाँव के भी वो 10-15 परिवार नहीं, जो सक्षम हैं, जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा हाँ यार, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। ऐसा नहीं सबको गाँव में बहुत अच्छा खाना ही मिल रहा है ना? उन्हीं को मिल पा रहा है जिनके अपने खेत हैं या उगा लेते हैं सब्जी। मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स, अभिप्रेरणात्मक समस्याएँ भी हैं, कि बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है क्योंकि घरवालों ने कभी कहा ही नहीं मेरा बच्चा तो ये बनेगा बड़े होके, मेरा बच्चा तो ये करेगा, एवोकाडो एग्ज़ैक्टली। तो मेरा बच्चा तो ये करेगा, हम तो अपने बच्चों को ये बनाएँगे, हमारा बच्चा तो आप देख रहे हैं अमीर परिवार का बच्चा बचपन से ही वो म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में भी जा रहा है। कॉन्सर्ट छोड़िए उसको म्यूज़िक की ट्रेनिंग दी जा रही है प्रॉपर, उसको कत्थक भी सिखा रहे हैं, उसको स्विमिंग भी सिखा रहे हैं, उसको योगा भी सिखा रहे हैं, उसको कोई और क्लासेस भी करा रहे हैं कि जी वो तो क्या कहते हैं उसको ये अबेकस की क्लासेस भी ले रहा है, वो तो 50 चीज़ों की क्लासेस ले रहा है। जो कि अच्छी बात है, बच्चे के हर तरह के विकास के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो वो मोटिवेटेड है कुछ करने के लिए। वहाँ कोई माहौल ही नहीं है, कोई चाहता ही नहीं आप क्या करोगे? तो किस तरफ जाएगा बच्चा? नशे की तरफ, सेक्सुअल अब्यूज़ की तरफ, इन सब का शिकार होगा। ठीक है ना निक्कू? बिल्कुल मिलेंगे। तो ये सारी समस्याएँ हैं जिसके चलते मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स बच्चे को आएँगी क्योंकि किसी ने कहा ही नहीं वेरी गुड शाबाश तुम अच्छा करोगे। टीचर और पेरेंट्स की जो हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, अच्छी एक्सपेक्टेशन है उससे बच्चा आगे बढ़ता है। ठीक है ना? नितिन राज कह रहे हैं चिकन लॉलीपॉप। ये तो भाई मैंने ही नहीं खाया कभी। वेजिटेरियन हूँ तो मुझे तो इसका आइडिया है नहीं। इनएडिक्वेट अर्ली सोशलाइज़ेशन, यानी जो सोशलाइज़ेशन है वो एडिक्वेट नहीं है। यानी अपर्याप्त अपर्याप्त क्या कहेंगे, शुरुआती जीवन में अर्ली सोशलाइज़ेशन जिसको हम कहते हैं, अपर्याप्त पूर्व सामाजीकरण, इनएडिक्वेट अर्ली सोशलाइज़ेशन। सोशलाइज़ेशन क्या है? घर में लोग आते हैं, मिलते हैं, आप उनको नमस्ते करते हैं, आप किसी की शादी में जा रहे हैं रिश्तेदार की, आप किसी के यहाँ कथा में जा रहे हैं, किसी के यहाँ कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम है उसमें जा रहे हैं। ये सब सामाजिकरण, गर्मियों की छुट्टी में नानी के यहाँ जा रहे हैं, दादी से मिलने जा रहे हैं, है ना? कहीं घूमने जा रहे हैं, 4 लोगों से मिल रहे हैं, लोग आपके यहाँ आते हैं, आप लोगों के यहाँ जाते हैं, बातचीत होती है, दोस्त बनाते हैं स्कूल में, ट्यूशन में, वो फिर आपके घर आ रहे हैं, बातचीत हो रही है। ये क्या है? ये है इनएडिक्वेट सॉरी ये है एडिक्वेट अर्ली सोशलाइजेशन। बचपन से आपको सिखाया जा रहा है समाज में कैसे रहते हैं, समाज के क्या नियम कायदे कानून है, जैसे शादी में कपड़े पहन के जाते हैं वैसा दोस्तों से मिलने नहीं जाते हो, 50 चीजें, है ना? एग्जैक्टली कल्पना। तो ये कहानी क्या है? ये है कि जब बच्चे को ये माहौल ही नहीं मिला जहां वो लोगों से बातचीत कर पाए, उनके विचार सुन पाए, कहाँ कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, अलग अलग खाना क्या है, अलग अलग वैरायटी क्या है, समाज में ज्यादा उसको घुलने मिलने का मौका मिला ही नहीं है। तो सामाजिकरण, वंचित ही रह गए वो सामाजिकरण की प्रक्रिया से। मार्क ऑफ ऑपरेशन, यानी दबाव का एक निशान कह लीजिए, या दबाव मतलब दबाया गया है, ऑपरेशन मतलब दबाया गया है। तो वो आपको दिखेगा कि समाज ने, आसपास के लोगों ने कहीं ना कहीं ऑपरेशन का शिकार है कि यार हम कमतर हैं, हम उतने अच्छे नहीं हैं, हम में ही कमी है, हम ये नहीं कर सकते हैं, ये तो बड़े लोगों की चीज है। तो ये ऑपरेशन का मार्क भी इनमें देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक डेफिसिट्स, कई बार ऑर्गेनिक डेफिसिट्स होते हैं, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली ठीक से डेवलप ही नहीं हो पाए क्योंकि वो पीढ़ियों से चल रही है डेफिशिएंसी जो है। इन एडिक्वेट सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक एनवायरनमेंट तो है ही अपर्याप्त या ठीक नहीं है, वो माहौल तो आप देख नहीं पाएंगे, ऐसा माहौल है। ठीक है हितेश? कल्चर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एजुकेशनल डेप्रीवेशन, जो सांस्कृतिक द्वंद्व हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, 50 चीज़ें हो रही हैं, है ना? आप देख रहे हैं किसी त्योहार पे ही कुछ चल रहा है कलेश आस-पास। तो होली पे देखिए आप कितने दंगे-फ़साद करते हैं लोग, कितने सारे त्योहारों पे यही सब करते हैं। एजुकेशनल डेप्रिवेशन है, शैक्षिक रूप से तो डेप्राइव्ड है। घर का पहला बच्चा किसी बहुत सारी पीढ़ियों का पहला बच्चा है जो स्कूल जा रहा है।
तो उस केस में माँ बाप को पता ही नहीं है कि भाई शिक्षा का क्या महत्व है ना? कहानी ऐसी है। तो अगर हम देखें तो एक तरफ जब एजुकेशनल डेप्रिवेशन भी है, ना तो अच्छा शिक्षा के अवसर दिए जा रहे हैं और ना ही प्रायोरिटी में है घर वालों के, पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, अपना काम पे लग जाओ, शादी कर दो लड़की हैं तो। रेमेडियल मेजर्स फॉर डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन, यानी फिर मेजर्स क्या लें? क्या कदम उठाए जाएं वंचित समूह वर्ग के बच्चों के लिए, अलाभान्वित बच्चों के लिए क्या कदम उठाएं? पहला है सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन मस्ट बी ट्रेन्ड टू अचीव 3 ऑब्जेक्टिव्स, यानी ये जो सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं या अलाभान्वित बच्चे हैं, इनको ट्रेन किया जाना चाहिए 3 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कि भाई ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तुमको अचीव करने हैं, इनकी उपलब्धि जरूरी है तुम्हारे लिए। कौन सी? नॉलेज, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन हो, है ना? नॉलेज इनको दी जाए, चीजों के बारे में बताया जाए। स्किल, कोई एक स्किल सीख लें, कोई भी एक कौशल हो सकता है। फर्स्ट जनरेशन लर्नर बोलते हैं एग्जैक्टली जो पहली बार स्कूल जा रहे होते हैं। कोई भी आपका एक स्किल हो सकता है, कौशल हो सकता है वो कारपेंट्री हो सकता है वो कोडिंग हो सकता है वो गाना हो सकता है वो बजाना हो कुछ, है ना? कोई भी एक स्किल सिखा सकते हैं आप इनको। एंड एटीट्यूड, यानी जो नजरिया है, आइडियाज हैं, बिलीफ्स हैं, उनमें परिवर्तन कि यार तुम भी अच्छा कर सकते हो। अभी आप रिंकू सिंह की कहानियां सुनते हैं या अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप में वुमेन्स टीम जीती है, उसमें आप लोगों की कहानियां सुनेंगे, इतनी इंस्पिरेशनल कहानियां, कैसे कैसे घरों से लोग आए हैं, कई बार, सब नहीं। तो ये जो एटीट्यूड है, ये जो नजरिया है, टाइम लगेगा पूर्वी, बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, इस बार हो जाएगा। तो नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, ये सब जो है आपके, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस किया जाए कि बच्चे को चीजों के बारे में बताया जाए, पता हो, उसके पास इंफॉर्मेशन सफिशिएंट हो, किसी स्किल को सिखाया जाए। और एटीट्यूड, नजरिए में कि खुद को कम आंकना, खुद के बारे में गलत महसूस करना, ये मान लेना, लर्नेड हेल्पलेसनेस होना कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरे में ही कमी है, क्योंकि आपने बचपन से मारपीट, शोर शराबा, बुरी बातें ही सुनी है। तो आपका एटीट्यूड कैसा डेवलप हो जाएगा? यार कुछ मेरे अंदर ही कमी है, ये शायद मैं ही हूं इसका रीजन, या हमारे लिए थोड़ी है दुनिया में अच्छी चीजें, ये तो अमीरों के लिए होती हैं। तो जब एटीट्यूड ही हम खराब डेवलप कर लेंगे तो दिक्कत होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट, लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन शुड बी एक्सिलरेटेड, यानी जो स्वयं का कॉन्सेप्ट है कि मैं हूं, इंपॉर्टेंट हूं, जरूरी हूं, काम का हूं, खुश रह सकता हूं, जीने का अधिकार है मेरा भी, ऐसा नहीं है दुनिया जो है मेरे लिए है ही नहीं। तो सेल्फ का कॉन्सेप्ट कि मैं कौन हूं टाइप्स, मेरा अपनी आइडेंटिटी, मेरा खुद पे बिलीफ, मेरा खुद पे भरोसा, मेरी क्षमताओं में भरोसा, ये सब डेवलप हो। देख रहे हो आप छोटी छोटी चीजों में कितना युद्ध है जहां संसाधन की कमी है या सही माहौल नहीं है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद का कॉन्सेप्ट गड़बड़ाया हुआ पड़ा है। लेवल ऑफ एस्पिरेशन, यानी आपकी महत्वाकांक्षा का स्तर को भी बेहतर करने की जरूरत है। अगर आपने सोच लिया नहीं यार मुझे तो ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही करना है कि मेरी तो एक साइकिल हो जाए जिंदगी में, तो आप साइकिल जिस दिन हो गई उस दिन फिर क्या करेंगे? और हो सकता है वो साइकिल भी ना हो पाए। मतलब छोटा ही सोचना है, ज्यादा बड़ा सोचना ही नहीं है, महत्वाकांक्षा ज्यादा रखनी ही नहीं है, तो उसको बेहतर करना। इनका एस्पिरेशन का लेवल इतना गड़बड़ाया रहता है तो उनको तो लग रहा है मैं ही धरती पे बोझ हूं शायद, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट या मेरे से कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो लेवल ऑफ एस्पिरेशन पे काम करना, अचीवमेंट मोटिवेशन के नहीं मैं भी, उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं कि मुझे भी कुछ अचीव करना है, ये वाली मोटिवेशन जगाना बच्चे में कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कुछ अच्छा करूंगा। शुड बी एक्सिलरेटेड, यानी इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसकी स्पीड बढ़ाई जानी चाहिए। किसकी? के सेल्फ कॉन्सेप्ट बेहतर कराया जाए, बच्चे का एस्पिरेशन लेवल को बढ़ाया जाए, अचीवमेंट मोटिवेशन पे काम कराया जाए कि यार मैं भी कुछ उपलब्ध कर सकता हूं। लैंग्वेज ट्रेनिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग मस्ट बी इंक्लूडेड, यानी जो भाषा प्रशिक्षण है उस पे फोकस किया जाना चाहिए, है ना? भाषा प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण एवं एनालिटिकल थिंकिंग, जिसको विश्लेषणात्मक चिंतन कहते हैं, विश्लेषणात्मक चिंतन कहते हैं, चिंतन, चिंतन का समावेशन। बात सही है, ये एक चीज है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। थैंक यू निशा।
हाँ यार, समाजीकरण में सही बोल रहे हो, गलती हुई होगी। आजकल लिखने की प्रैक्टिस हिंदी बहुत कम हो गई है, तो वो ठीक कर लेना, मुझे भी खराब लगता है। मैं कोशिश करूंगी कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हिंदी वाली जो है, जो हो जाती हैं कभी कभी, मोस्टली नहीं होती हैं बट होती हैं कई बार, उन पर फोकस करके ठीक किया जाए। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। एक सेकंड रुकेगा, बाल ठीक कर लूँ, कहीं से भी निकल जा रहे हैं। छोटे बाल कराने के जो है नुकसान यही है। कहा क्या जा रहा है कि लैंग्वेज ट्रेनिंग, भाषा पे पकड़, सुनने की, बोलने की प्रैक्टिस, लैंग्वेज लैब्स होती हैं स्कूल में, कविता पाठन के थ्रू, अंताक्षरी के थ्रू, चर्चा कराओ, परिचर्चा कराओ, डिस्कशन डिबेट, ये सब कराओ। ठीक है ना? 22 साल तो बहुत ज्यादा बोल दिया प्राची आपने। लीगल एज से पहले भी शादियां हो जा रही हैं, कहीं पकड़ में आ रहे हैं तो आ रहे हैं लोग। लैंग्वेज ट्रेनिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग, यानी चीजों को एनालाइज करना कि भाई मैं अगर फेल हुआ तो क्यों हुआ, कोई अगर विराट कोहली है तो क्यों है, तो फिर अच्छा उसमें से सही आप क्या, आपके हाथ में क्या है फैक्टर्स, कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल होते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा मेरे हाथ में मेहनत है, मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है, तो चीजों को पार्ट्स में तोड़ के देख पाना, ये एनालिसिस होता है, तह तक जा पाना चीजों की। तो ये बच्चे में एक थिंकिंग डेवलप हो पाए, लैंग्वेज ट्रेनिंग की, भाषा पे पकड़ उनकी आ पाए, सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये सब। हाँ, सोशली बैकवर्ड चाइल्ड जो है वो डेप्राइव्ड ही है एक तरह से, क्योंकि सामाजिक रूप से उनको पीछे किया गया है। पता नहीं हो मेरा यार, मेरे इतने सारे दोस्त कहते हैं छोटे बाल रखो, हैं, आप लोग कहते हो बड़े बाल रखो, क्या ही फर्क पड़ता है, बाल ही हैं, कभी छोटे रखो कभी बड़े रखो। बट हाँ, आसान रहता है थोड़ा छोटे बाल संभालना। 10th तक तो मुझे याद है मैंने बहुत छोटे बाल रखती थी मैं, ये तो बड़े ही हैं मेरे हिसाब से। मेरे दोस्त कहते हैं ऐसा लगता है सारी दुनिया का बोझ जो है तुम्हारे ही कंधों पे है, जैसे ही तुम जो है बड़े बाल रखती हो। तो मैंने कहा ठीक है यार, छोटे रख लेती हूँ, कम बोझ रखते हैं दुनिया का। राजस्थान में तो मैम अभी भी हो रही है, एग्जैक्टली exactly। मैं जानती हूँ लोगों को जो शादी से भाग गए अपनी 19 19 साल में, फिर कुछ अच्छा किया जीवन में, नहीं तो घर वाले पकड़ के शादी कर दे रहे थे। आप क्रिकेट खेलती हो यार? खेल नहीं पाती, मेरी इच्छा बहुत है। मेरी भी शादी पापा ने 22 में कर दी थी, अब हस्बैंड भी छोड़ दिए हैं, ये जॉब नहीं कर रही, एक बेटी है मेरी, कोई समझने को रेडी नहीं है हमारी प्रॉब्लम। प्राची, अपने जीवन का, अपने पैर का कांटा खुद ही निकालना पड़ता है, मेहनत करो। नहीं, कोई जरूरी नहीं है शेख, और अपना जीवन खुद से बनाओ। जब जीवन में लगे कि अब यहाँ से चीजें जो है गड़बड़ हो रही हैं, या बात नहीं बनेगी, परिवार साथ छोड़ दिया है, या कोई साथ में नहीं है, प्रेम से नाता टूट गया है, कुछ और घटना घट गई है, फटाक से शुरू करो कि कहानी यहाँ से शुरू होगी, अब जीरो से शुरू करते हैं। ये अगर आप में ये स्पिरिट रहेगी तो कोई भी आपको नहीं हरा सकता, कितना भी बुरा आपके साथ कुछ भी हो गया हो जीवन में। आपने सोच लिया कोई बात नहीं यार, आज से जीरो से शुरू करते हैं, छोटा सा जीवन है, आज से नई जिंदगी। आज भी गांव में दादा दादी के रहते शादी कर देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यार। कोई कह रहा है प्रियंका गांधी जैसा करा लीजिए। अरे यार, अपने जैसे रहो, किसी जैसा क्यों कराना है कुछ। वो वाला तो टाइम चला गया, वो 9 10 तक ऐसे ही रखती थी मैं, इतने ही बाल थे। हाँ प्रियंका, आसान कहाँ है कुछ भी। मैं सुनती हूँ लोगों की कहानियां, तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं। हाँ, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, ऑफ कोर्स राजस्थान में थोड़ा रेशो का मामला ज्यादा है। चलिए, लेट्स रन के ऐप पे मिल जाएंगे भाषिता, देखिएगा। आते हैं, शुरू करते हैं। लैंग्वेज ट्रेनिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग मस्ट बी इंक्लूडेड। तो भाषा प्रशिक्षण एवं विश्लेषणात्मक चिंतन का जो है समावेशन किया जाना चाहिए, कि बच्चों को भाषा पे पकड़, बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, समझने की, डिस्कशन की ट्रेनिंग दी जाए, भाषा का प्रशिक्षण दिया जाए, और एनालिटिकल थिंकिंग, चीज़ों को पार्ट्स में तोड़ के एनालाइज कर पाना, समझ पाना, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग अगर दी जाएगी तो बच्चे में आत्मविश्वास भी आएगा। These children must be trained to acquaint themselves with concrete life situations। यानी इनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वो पारंगत हों, परिपूर्ण बने, जो कॉन्क्रीट लाइफ सिचुएशंस हैं उनके साथ डील करने में। कॉन्क्रीट लाइफ सिचुएशंस क्या होती हैं? मूर्त जीवन की समस्याएं, यानी मूर्त समस्याएं, यानी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स,
जो एक्चुअल में जीवन में एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, उनके साथ डील करने में इनको ट्रेन किया जाए कि तुमको जो है हार नहीं माननी है। बहुत अच्छी बात है पूर्वी। चलिए खैर, तो बच्चे के अंदर वो कॉन्क्रीट लाइफ सिचुएशन, जीवन में जब समस्याएं आए उनके साथ डील करना है, ये एक भावना भरी जाए। एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड चिल्ड्रन, यानी वो बच्चे जो किसी भी रूप से वंचित रह गए हैं उनके लिए एजुकेशनल प्रोविजन क्या होना चाहिए, शैक्षिक रूप से क्या सरकारें या स्टेट कर सकता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स, यानी जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जहाँ रह सकते हैं बच्चे, जैसे आपके नवोदय विद्यालय हो गए, केंद्रीय विद्यालय हो गए, है ना, जहाँ रहा जा सकता है। स्पेशली नवोदय विद्यालय इसका अच्छा उदाहरण है। केंद्रीय विद्यालय में तो रेजिडेंट्स नहीं होते कई बार। हाँ अंकित, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स, यानी जो निवास वहां पे ही है स्कूल में, हॉस्टल टाइप स्कूल्स, ये एक अच्छा तरीका है क्योंकि माहौल इतना खराब है। या ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए जो अभी ईएमआरएस उदाहरण है इस चीज का, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, आपकी निकली भी हुई है वैकेंसीज। सुनीता, होता है जब आपको समझ आ जाए जीवन आप ही से है, बाकी सब सेकेंडरी हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स, यानी निवास जो करने वाले स्कूल हैं जहाँ बच्चा रह सकता है, रह के पढ़ सकता है उस माहौल से निकल के। तो चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, ईएमआरएस ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। तो वो बच्चे जिनको एक्चुअल में मौका मिला ही नहीं है शिक्षा का, उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स अगर खोले जाएंगे। इस साल सरकार ने अनाउंसमेंट भी किया है कि ट्राइबल स्टूडेंट्स पे कई हजार करोड़ का बजट है कि उनका उत्थान हो, उनको ऊपर उठा के हम एजुकेशन उनको दिलवाएं। तो इस तरह के स्कूल्स जहाँ रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, जो सरकार कोशिश करे बनाए कि वहीं बच्चे रह रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं, माहौल ही वो है, वो घर वाला टॉक्सिक माहौल, या जहाँ ज्यादा वो है, क्या कहते हैं उसको, माहौल है टॉक्सिसिटी का, उससे निकल के बच्चा एजुकेशनल माहौल में आए। ठीक है मुकर्रम। फाइनेंशियल हेल्प फॉर डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन, यानी फाइनेंशियली जहां मदद हो सके, इनको वजीफा, इनको स्कॉलरशिप, इनको यूनिफॉर्म, आप देखते हैं सरकारी स्कूल में ये सब मिलता भी है। तो वो उसकी वजह से बच्चा स्कूल छोड़ के ना जाए। मिड डे मील भी इसीलिए लाया गया कि बच्चे जो है स्कूल में रहें। क्राफ्ट एजुकेशन, यानी कुछ ऐसा इनको सिखाना जिसमें कुछ स्किल डेवलप हो, आर्ट एंड क्राफ्ट। इंसेंटिव्स टू इंडिग्रेंट फैमिलीज, जो वहां की फैमिलीज हैं उनको इंसेंटिव दिया जाए कि वो इंटरेस्टेड हों आगे बढ़ने में, कुछ लालच से ही सही आए वो, या उनके पास थोड़े संसाधन बढ़ेंगे, किताबें भी मिल रही है बच्चे को, बाकी सारी चीजें भी मिल रही हैं, तो क्या होगा, वो इंटरेस्ट लेंगे, बच्चे को स्कूल से नहीं निकालेंगे क्योंकि उन्हें भी मदद हो रही है। गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल्स, इसको बदलकर सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय कर दिया गया। अच्छा, नीतू पता नहीं क्या कह रहे हो यार, कह रहे हो क्या आप दूसरी शादी बताइए मुझे, मैं अभी तो पहली नहीं हुई। तो दूसरी कहाँ से आ गई? अरे दूसरी तीसरी पांचवी, जिसको जो करना करे यार, हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? क्यों, सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, समाज नहीं आता है आपका स्ट्रेस देखने के लिए। ये आपका जीवन है, आपको जैसे जीना हो आप जी लीजिए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, और काम के चार लोग, वो आप अपने रास्ते चलते रहिए, मिल जाएंगे आपको आपकी सोच वाले लोग, आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। और ना भी मिले तो वो आपकी टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ भर सकते हैं भाषिता, एक बार चेक कर लेना। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इसी से संबंधित है, इंक्लूसिव एजुकेशन से ही। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडी एक्ट था एक 1995 का, उसको अपडेट करके लाया गया ये 2016 का एक्ट। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी? राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी सामाजिक उत्थान, सामाजिक न्याय व उत्थान मंत्रालय के अंतर्गत ये एक्ट पास किया गया। ये मिनिस्ट्री इसको लेकर के आई। दिस एक्ट रिप्लेसेस द पीडब्ल्यूडी एक्ट, 1995 में जो एक्ट आया था जिसमें 7 डिसेबिलिटी की बात हुई थी, पर्सन दिव्यांग जनों के लिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बोलते हैं इसको। तो तब जो है आपका, जी मनीषा, दिस एक्ट रिप्लेसेस द पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, तो 1995 वाले एक्ट को ये रिप्लेस करता है। इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 15 जून 2017, 2017 से, 15 जून 2017 से ये लागू हुआ, ये आप कह सकते हो। लेकिन क्योंकि ये पास हो गया था 2016 में, तो इसलिए इसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कहते हैं। जैसे जो आपका, मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ आपको,
कौन सा एक्ट है वो? RTE, बहुत ही फेमस एक्ट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट 2009। ठीक है, इसको हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी और ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये जो है ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। भाई नियम बन जाते हैं जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अब लागू होते होते कब तक टाइम लगेगा? ठीक है, जब तक आपकी वैलिडिटी होगी भाई। प्रीवियस ईयर से करो सिर्फ प्रैक्टिस। और ये जो एक्ट बना, एनेक्टेड, ये एक्ट कब बना? तो ये 4 अगस्त 2009 की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक, तो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010, केम इनटू फोर्स जिसको हम कहते हैं। हाँ, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं अलग-अलग जगहों पे। आज तक रीट प्लस 20 से लेके 50 जगहों पे ये पूछ लिया जाता है, जबकि आपको लगेगा यार ये तो छोटी-सी बात है ना? ये तो छुटकू-सी बात है, इसमें तो क्या ही है ऐसा नया? ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? 1 मिनट रुकना यार, वो बता देंगे हम स्वाति। कोई भी ले लो यार, प्रीवियस ईयर बुक ना भी लेके वेबसाइट से भी कर सकते हो डाउनलोड। ठीक है? ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ें? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, तो भाई नियम बन गया, एक तरह से एनेक्ट हो गया 4 अगस्त 2009 को और लागू हो गया, यानी केम इनटू फोर्स वो 1 अप्रैल 2010 से। तो बनने में और लागू होने में समय लगता है ना, तो 2010 में जाकर के लागू हुआ, बन गया था नियम जो है आपका 4 अगस्त को। बात सही है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या है इस बात को समझने में तो बता दो मुझे, नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो अनलाइक द 1995 एक्ट, द न्यू एक्ट टॉक्स अबाउट द एक्सेसिबिलिटी। यानी ये जो 1995 में जो एक्ट था उसमें ये बात शायद नहीं हुई थी, बस सुनते जाओ, जरूरी नहीं है, ये आपको नोट्स में मिल ही जाएगा कि 1995 वाले एक्ट में ये बात नहीं थी कि दिव्यांग बच्चा व्यक्ति जो चल नहीं सकता, कोई और उसको दिव्यांगता है, इसमें जो है 21 डिसेबिलिटीज हैं, तो इनमें से कोई भी डिसेबिलिटी अगर है तो वो हर जगह जा पाए, वो स्कूल्स में भी जा पाए, वो बसेस में भी जा पाए, वो मेट्रो में भी जा पाए, इस तरह की या स्कूल में भी जा पाए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का हो। हाँ, कह सकते हैं कल्पना। नहीं, ये सबको पढ़ना है भाई, ये सिलेबस में नहीं दिखता है, आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ही आता है। तो ये एक बात है, 1995 के एक्ट में ये बात नहीं हुई थी एक्सेसिबिलिटी की, कि ये व्यक्ति हर जगह जा पाए। डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस टू ऑल पब्लिक बिल्डिंग, हॉस्पिटल, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोलिंग स्टेशंस जहां वो वोट डालने जा रहा है, तो इस डिसेबल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप बना के दो, इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना के दो, स्कूल में जो है रैंप्स भी हो, ना कि सिर्फ सीढ़ियां ही हो, ना कि हो सके तो लिफ्ट्स हो। यानी जो बच्चा बैसाखी से आता है, व्हील चेयर से आता है और कोई और उसको समस्या है, तो वो पहुंच पाए वहां तक। अभी आप देखेंगे जो अच्छी ब्रांड्स की लिफ्ट्स हैं उनमें ब्रेल लिपि का इस्तेमाल है प्रॉपर, कि टच और फील करके एक व्यक्ति जो देख नहीं पाता तो वो भी टच फील करके पता लगा पाए कौन सा फ्लोर दबाऊं कि मैं वहां पहुंच जाऊं। तो ये एक्सेस एक्सेसिबिलिटी लाई गई है, ये डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस बनाया गया है, दिया गया है बिल्डिंग्स को, चाहे वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो वहां भी आपको रैंप मिल जाएगा जहां व्हील चेयर जा सकती है, मेट्रो स्टेशन पे आपको व्हील चेयर्स प्लस लिफ्ट या उस तरह का मेट्रो के अंदर भी एक जगह होती है जहां पे एक व्यक्ति जो उससे व्हील चेयर से आता है वो उसके लिए उसकी व्हीलचेयर वहाँ रखी जा सके या वो कॉर्नर पकड़ सके, वो एक बना हुआ रहता है। आपकी जो दिल्ली की बसेज़ हैं उनमें ये सुविधा है। आप देखते हैं दिव्यांगजन के लिए एक सीट भी होती है। ठीक है ना तारतीला? तो ये सब चीज़ें आपकी हैं। और मेथड्स मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, पोलिंग स्टेशन में, हॉस्पिटल की बिल्डिंग में इस तरह से एक्सेसिबिलिटी लाए, डिसेबल्ड फ्रेंडली बिल्डिंग हो कि हर व्यक्ति हर जगह जा सके, चाहे वो डिसेबल्ड ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि डिसेबल्ड है, कोई घटना घट गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या बचपन से कोई दिक्कत है देखने में, सुनने में, चलने में, हड्डियों में, तो वो कहीं जा ही ना पाए। ऐसा आपने एनवायरनमेंट बना दिया जहाँ सिर्फ वही लोग जिएंगे जिनके हाथ पैर ठीक चल रहे हैं या जिनकी कोई भी समस्या नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका जो सितारे ज़मीन पर मूवी है उसमें भी दिखाया गया है कि दुनिया कैसे डिज़ाइन की गई है सिर्फ उन लोगों के लिए जो
सब कुछ, जिनका हाथ पैर शरीर सब ठीक चल रहा है ना, या इंटेलेक्चुअली जो ठीक से फंक्शन कर रहे हैं। अगर बौद्धिक रूप से कोई समस्या है तो दुनिया हमारे लिए है ही नहीं। तो वो दुनिया को बनाया जाए जिसमें सब इंक्लूड किए जा सकें। भाई दुनिया में हर तरह के लोग हैं ना। पर्सन्स विद एटलीस्ट 40% ऑफ अ डिसेबिलिटी आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट्स। यानी कम से कम 40% जो डिसेबिलिटी है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को 40% या उससे अधिक दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी है, यानी हड्डियों की समस्या है 40 या उससे 40% से ज्यादा, तो ये सारे बेनिफिट्स जो जो इस एक्ट में कहे गए हैं वो उन पे लागू होते हैं। वो सर्टिफिकेट बनवाएंगे उनको, अगर एक स्क्राइब लेके जाना है सीटेट के एग्जाम में, है ना, कोई और जो भी सरकार सुविधा दे सकती है, कहीं पे कोटा लगाना है, वो कर पाएंगे, बशर्ते 40% या उससे अधिक दिव्यांगता हो। वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल। अगर कोई भी इस एक्ट का, इस नियम का उल्लंघन करता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। कि आप अगर बिल्डिंग उस तरह की नहीं बन पा रही है या राइट्स नहीं मिल रहे हैं जॉब में, तो वो फिर आपराधिक प्रवृत्ति में आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, न्यू डिसेबिलिटीज कैन बी एडेड बाय नोटिफिकेशन। आप नई डिसेबिलिटीज को ऐड करा सकते हो। आई अंडरस्टैंड, रबिया कह रही है 10th में शादी करा दी गई थी मेरी। रुकना नहीं है लेकिन आपको, अब जीवन में जिसके हिस्से जो आ गया वो आ गया। न्यू डिसेबिलिटीज कैन बी एडेड बाय नोटिफिकेशन। यानी इसमें 21 डिसेबिलिटीज का जिक्र हुआ है, 21 दिव्यांगताओं का जिक्र हुआ है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। और भी इसमें ऐड की जा सकते हैं। जो पुराने वाला एक्ट था उसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज थी, ओनली 7। तो और भी डिसेबिलिटीज को ऐड कर सकते हैं जब जो है एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सरकार चाहे तो इसमें एक्ट जो है और डिसेबिलिटीज भी एक्ट वो एडिड हो सकती हैं फर्दर। तो 21 डिसेबिलिटीज हैं टोटल। अगर हम बात करें कितनी, 21 डिसेबिलिटीज हैं। ये एक एक करके अभी हम चर्चा करेंगे, है ना, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। जो काम की हैं, काम की एज इन जो बहुत ही फेमस कह लीजिए आप डिसेबिलिटीज, फेमस भी कहना गलत होगा, जो आपको यहाँ बोल्ड लेटर्स में दिख रही हैं, वो डिसेबिलिटीज आपकी ज्यादा महत्वपूर्ण है या ज्यादा आपको काम आ सकती है पेपर में। डॉर्फिज्म यानी बोनापन, सेरेब्रल पाल्सी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया खून से संबंधित है, हीमीफीलिया, हीमोफीलिया, एसिड अटैक विक्टिम, पार्किंसंस डिजीज। ठीक, ये सब पे हम चर्चा करेंगे। लाइव है भाई क्लास, ये एक एक करके कल हम इस पे चर्चा करने वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं है। एसिड अटैक विक्टिम्स की अगर आप बात करें, लक्ष्मी इसका उदाहरण है। छपाक मूवी आई थी ना, मैं देख नहीं पाई हूँ, मुझे देखनी है, तो उसमें ये चीज दर्शाई गई है। ठीक है, तो कहानी ऐसी है जी। आज की कक्षा की समाप्ति जो है वो हम यहीं करेंगे। और डुआर्फिज्म हो गया, ये कई सारी डिसेबिलिटीज़ हैं, हीमोफीलिया है जिस पे हम बात करेंगे, जो इसमें से कई मुख्य डिसेबिलिटीज़ हैं जिस पे हम एक एक करके चर्चा कल करने वाले हैं। सिकल सेल डिजीज़, इसको कोशिश करेंगे कि बाइलिंगुअल भी करा दें। ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है प्रिया, वैसे मेजरली आ जाती हैं चीज़ें। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं इंजमामुल कोशिश करो लैंग्वेज 1 इंग्लिश ना लो, हिंदी ही लो, या कोई और लैंग्वेज जो आप पढ़ रहे हो, संस्कृत, उर्दू, बजाय कि इंग्लिश के। हाँ हाँ, कर सकते हो जाएगा संभवी, संभवी। दे सकते हो आराम से प्रज्ञा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है। सीटेट की कोई न्यूज़ आई अरिंदम कह रहे हैं। नहीं अभी नहीं है, आने को कभी भी आ जाए। देखो कब तक देते हैं ये लोग। 20 दिन से बैठे हैं शांति से, बस रिलीज कर दिया है। नोटिफिकेशन के लेंगे पेपर। हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर रहे हो, मतलब चेंज नहीं कर रहे हैं तो इतने दिन रोक के रखने का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को कोई सेंस तो बनता नहीं है। कल बायलिंगुअल करा देंगे क्लास, डोंट वरी। मतलब क्लास तो आज भी बायलिंगुअल थी, पीडीएफ को या पीपीटी को जो है वो बायलिंगुअल करा देंगे ताकि हिंदी वालों को भी समस्या ना हो। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई लव यू दीदी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच अनम। पढ़ते जाओ, सारा कुछ कवर हो जाएगा। धीमे चलें तेज चलें उसकी टेंशन आप मत लो, है ना। बीच में छुट्टी भी हो रही है तो उसकी भी टेंशन मत लो। वैसे मैं कर नहीं रही हूँ छुट्टी अपनी तरफ से। माय नेम इज़ रोहिणी राज। एक बार मेरा नाम ले लीजिए। ठीक है जी, नाम ले लिया आपका। चल रही है भाई, पेडागोजी ही चल रही है, ये सब पेडागोजी का ही पार्ट है। चलिए फिर कल मिलेंगे 6 बजे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का फुल फॉर्म बता दीजिए। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। देखो ये था पीडब्ल्यूडी एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट,
ये दिव्यांगजन के लिए इतना तो हमें समझ में आ गया है, यानी वो बच्चे जो डिसेबल्ड हैं, ब्लाइंड हैं, डेफ एंड डम्ब हैं, चलने में दिक्कत है, हड्डियों से संबंधित दिक्कत है, वो सारी कैटेगरीज हम कल पढ़ेंगे। और दूसरा है RPWD एक्ट 2016, 2016। ठीक है जी। तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995। ठीक, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कह सकते हो आप इसको। RPWD एक्ट राइट ऑफ पर्सन, बस इसमें राइट लग गया, आर आ गया ना आगे, राइट्स, राइट ऑफ पर्सन्स या राइट्स ऑफ पर्सन्स विद, कि इनके लिए एक अधिकार का नियम बनाना पड़ा कि भाई जिनको डिसेबिलिटी है उनके कुछ राइट्स हैं, अधिकार हैं। तो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक, इसमें है टोटल 21 डिसेबिलिटी, 21 डिसेबिलिटीज। और यहाँ पे है 7 डिसेबिलिटीज। तो अब 21 डिसेबिलिटीज को शामिल किया जब 2016 में ये एक्ट रिवाइज हुआ तो, और 1995 में सिर्फ 7 डिसेबिलिटी थी, यहाँ 21 है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है इतनी बात? बहुत ही बढ़िया। डन। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। कल इस पे और चर्चा करेंगे प्रॉपर तरीके से। बहुत बढ़िया रानी, थैंक यू, वेलकम। हाँ, कल बात करेंगे इस पे। मुश्तरी कौशर, कौसर, ठीक है जी। होगा होगा हिमानी, कौन से टॉपिक का कर रहे हो ये बताओ। हाँ, यूट्यूब पे कोशिश तो है यार, आज क्लास हो सकता है कल हो। मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मैं प्लान करके जो है हो नहीं पा रही है। तो बैच में तो क्लास इंपॉर्टेंट है सुपर, क्योंकि ऑलरेडी छुट्टियां जो है बीच में हो गई थी। यूट्यूब पे भी शुरू कर देंगे, बट या तो आज से या कल से, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है जी, चलिए बाय, कल मिलते हैं 6 बजे। लव फ्रॉम महाराष्ट्र। धन्यवाद गौहर।